हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी को एमसीक्यूज से कवर करवाते हैं। देखो, एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके एमसीक्यूज बना करके ये वीडियोस जो हैं बनाई गई हैं, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या हो, वो शॉर्ट में कंप्लीट हो जाए। जब रिवीजन हो तो भी आपकी शॉर्ट में हो जाए, कम टाइम में हो जाए, ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल ना लगे, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप पहले से ही क्या हो, प्रिपेयर हो कि आपको इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अभी हमने क्या करा है, ये हमारी यहाँ पे 2 सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटीज़ की। ठीक है, एनसीईआरटी की 2 सीरीज़ है, एक है हमारी डिटेल्ड की सीरीज़ और दूसरी है हमारी एमसीक्यूज़ की। डिटेल में हम लोग हर चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं। ठीक है, और यहाँ जो दूसरी सीरीज़ है एमसीक्यू की, उसमें हम लोग हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ करवाते हैं। तो अभी हमने सबसे पहला टारगेट जो लिया है वो हमारा ज्योग्राफी का लिया है। ज्योग्राफी में क्लास 6 में हमारी डिटेल में पूरी हो चुकी है और एमसीक्यूज़ भी हो चुकी है, दोनों हो चुकी है। अब हमारी क्लास 7 आ चुकी है। क्लास 7 में चैप्टर 1, 2, 3, तो चैप्टर 1, 2, 3 पूरे हो चुके हैं डिटेल में भी, और एमसीक्यूज़ चैप्टर 1 और 2 हो चुके हैं। अभी ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के डिटेल आ चुका है, अपलोड हो चुका है, और जो 3 है उसकी अभी हम ये वाली वीडियोस जो हैं उससे हम कवर करेंगे। अब ये देखो, इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों नहीं ले लो, छोटा लेवल ले लो या बड़े से बड़ा लेवल ले लो, यहाँ तक कि आईएएस पीसीएस में भी इसी से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। और हर कमीशन के जो चेयरमैन वगैरह होते हैं, जो लोग गाइडेंस बहुत बढ़िया देते हैं, वो लोग भी यही बोलते हैं कि आपको अपने बेसिक और फंडामेंटल्स जो हैं वो एनसीईआरटी से ही बनाने होंगे। तो इसीलिए इसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एसएससी हो, जीडीओ, कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो आपके बेसिक फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। ठीक है, तो हमारा तो यही प्रयास है, आप लोगों के लिए छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो शॉर्ट में और बहुत अच्छे से हो जाए। क्योंकि यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका जो निचोड़ है उसको डिटेल में करवा देते हैं दोनों सीरीज़ में। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो आने वाली वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी अब क्या बताया कि यह है क्लास 7 है, और चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर है 3, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ये पढ़ रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, मतलब कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अब यहाँ पूछा है सबसे ऊंचा और विश्व का। भाई विश्व का हमें अपने इंडिया में यहाँ पे नहीं सोचना है, पूरे विश्व के लेवल पे सोचना है। ठीक है, और क्या सोचना है कि सबसे ऊंचा कौन सा है। तो कौन सा है, नियाग्रा है या एंजल है, विक्टोरिया है या कुंचिकल है। तो कौन सा है इसका आंसर, इसका आंसर है एंजल वाटरफॉल। ठीक है, एंजल जलप्रपात है। तो ये कहाँ पर है, ये है दक्षिण अमेरिका में, मतलब साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में है। और कंट्री कौन सी है, कंट्री है वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला है, दक्षिण अमेरिका में है, पूरे विश्व का है सबसे ऊंचा। ठीक, अभी ये बाकी जो ऑप्शन है वो अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे। चलो, इसके ऑप्शन भी यहीं देख लेते हैं। अगर ये तो है विश्व का, ठीक है, अगर इंडिया का पूछें तो इंडिया का आता है कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि कहाँ पर है, ये है कर्नाटका। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटका में है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले चैनल के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो चैनल है, अभी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एनसीईआरटी की 2 सीरीज़ हैं, आपको पता चल गया होगा कि एक डिटेल है और एक एमसीक्यूज़ है, तो उनका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वैसे हम लोग एमसीक्यूज़ की 2 सीरीज़ पहले से चला रहे हैं। एक में हम पढ़ाते हैं जीएस और दूसरे में हम पढ़ाते हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी मतलब अर्थव्यवस्था। इसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें ये स्किप नहीं करना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को हमें बटोरना है, एक एक नंबर को बटोरना है। अब देखो, जीएस में 8 क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं करवाते हैं, 8 क्वेश्चन करवाते हैं। पॉलिटी में 10 करवाते हैं। तो अगर आप अभी से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं तो ये एमसीक्यूज़ वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ाएंगे, और आपकी प्रिपरेशन में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपकी जो है इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा। तीसरी हमारी सीरीज़ चलती है जीएस ट्रिक्स की। किसकी चलती है, ट्रिक्स की। तो ट्रिक्स भी हम लोग बहुत ही अनोखे तरीके से करवाते हैं, जैसे हमने खुद पढ़ा है।
है ना। जैसे हमने खुद पढ़ा है वैसे हम आपको करवाते हैं। यहाँ पे हम 5 MCQs करवाते हैं। वो कौन से MCQs? जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, जो कि आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें हम लोग आपको हर महीने की जो मैगज़ीन है ना, हर महीने की मैगज़ीन मतलब कि हर महीने की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके पेपर में आएंगे, उस तरह से ऐसे आलतू फालतू न्यूज़ नहीं डालते कि भर दिया बस, ना ऐसे बिल्कुल नहीं है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, हर लेवल से इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जो बच्चे मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको भी हम लोग कवर करवाते हैं, जिससे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी से बनती रहे, और जब वो मेंस देने जाएं तो उनको बिल्कुल भी घबराहट ना हो, और उनको जो अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स वाला जो पार्ट है ना, जो समझने का जो पार्ट है वो अच्छे से उनका प्रिपेयर हो जाए। और एक है हमारी शॉर्ट वीडियोज़ आती हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पर हैं, वो हमने डाल रखी है बहुत सारे, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। और हमारी चैनल की जो कम्युनिटी है उसमें आप जाइए कम्युनिटी में, वहाँ हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन डालते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो हमारे चैनल में ज़रूर जाइए, विज़िट कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमारा जो चैनल है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। आप लोगों को कहीं और भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी, प्री मेंस हर चीज़ मिलेगी, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, समझने पर ज़्यादा ज़ोर है, ना कि रटने पर ज़ोर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें है लिथोस्फेरिक प्लेट, यानी स्थल मंडलीय प्लेट्स जो हैं वो मूव होती हैं, यानी घूमती हैं। किस पर घूमती है? द्रवित मैग्मा, मोल्टन मैग्मा पर घूमती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, या मोल्टन कोर की वजह से, सॉलिड मैग्मा की वजह से? तो इसका सही आंसर है मोल्टन मैग्मा, मतलब द्रवित मैग्मा की वजह से। अब देखो हमने पहले ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो क्या है, 3 परतें हैं उसके अंदर। कौन कौन सी परतें हैं? एक है हमारी क्रस्ट, मतलब परपटी, तो ये होगी नंबर 1 की परत हो गई। नंबर 2 की जो परत है वो है मेंटल, ठीक है, मेंटल है 2 वाली। और जो नंबर 3 वाली है वो है हमारी कोर, मतलब कि क्रोड, ठीक है, हिंदी में से क्रोड बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी क्रस्ट हो गई, मेंटल हो गई, और एक हो गई हमारी कोर हो गई, ठीक है। तो अब जो 2 वाली जो लेयर होती है, कौन सी लेयर है? 2 वाली लेयर, जिसको कि हम लोग मेंटल बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या है? उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर द्रवित मैग्मा है। मैग्मा मतलब जो ज्वालामुखी में से निकलता है ना, गरम गरम तरल पदार्थ, तो वो यहीं से निकलता है। कहाँ से निकलता है वो? यहीं से निकलता है, हमारी पृथ्वी की 2nd लेयर में से निकलता है, जिसका नाम मेंटल है। यहीं से सारे ज्वालामुखी फटते हैं, तो यहीं से जो मैग्मा आएगा वो यहीं से बाहर निकलेगा और लावा के रूप में बाहर निकल जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों ने आपको डेली लाइफ से समझाया था। क्या लेके समझाया था? अंडा लेकर समझाया था। अंडे में क्या बताया था हमने कि जो सबसे बाहर की परत है, जो सफ़ेद सफ़ेद छिलका है, उबला हुआ अंडे की बात हो रही है यहाँ पर। कौन से अंडे की बात हो रही है? उबले हुए अंडे की, कि इस बीच में होता है पीला पीला उबलने के बाद, है ना। ये सेंटर वाला कौन सा होता है? सेंटर वाला होता है वाइट पार्ट होता है। और जो सबसे बाहर का जो छिलका होता है, सफ़ेद रंग का जो छिलका है, तो 3 लेयर हमने देख ली अंडे में। एक कौन सी देख ली? सफ़ेद रंग का छिलका देख ली। फिर नंबर 2 की अंदर की जो सफ़ेद रंग का पूरा पार्ट है, जिसको हम खा जाते हैं। और नंबर 3 है येलो पार्ट, पीले रंग का पार्ट, उसको भी हम लोग खा लेते हैं। और जो सफ़ेद रंग का छिलका है उसको हम उतार के फेंक देते हैं, ठीक है। तो पहली परत हो गई हमारी ये क्रस्ट, मतलब परपटी हो गई। ये हमारी मेंटल हो गई। ये हमारी कौन सी हो गई? कोर हो गई। कोर मतलब क्रोड हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो 2nd वाली जो परत है, इसको हमने किससे कंपेयर करा है? पृथ्वी के मेंटल, मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा से करा है, ठीक है। और इसका ठीक है, अब इसको हमने इससे रिलेट करा है। हम यहाँ पे इसको रिलेट करके पढ़ रहे हैं, उबले हुए अंडे का एग्जाम्पल लेके। यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर ज्वालामुखी फूटते हैं और यही मैग्मा बाहर निकल आता है। तो अब देखो, इसको भी हमने ऐसे ही रिलेट करा है कि यहाँ से जब अंडे जो है गलत तरह से उबल जाते हैं, तो यहाँ पर भी तो ज्वालामुखी फट जाते हैं। कि यहाँ से जो उबला हुआ होता है ना, उबला हुआ पार्ट सफ़ेद रंग का, तो वो बाहर आता है, बाहर निकल जाता है, तो बड़े ही गंदा गंदा गीला गीला हो जाता है ये, ठीक है ना। तो बस सेम वही है। तो हमने अपनी पृथ्वी को किससे कंपेयर करा? उबले हुए अंडे से
कंपेयर करा। तो मैं आशा करती हूँ अब ये चीज़ आप कभी नहीं भूलेंगे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो होती हैं वो किस पर मूव करती हैं, वो करती हैं मोल्टन मैग्मा के ऊपर, यानी स्थल मंडलीय प्लेट घूमती हैं मोल्टन मैग्मा के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पी वेव्स। देखो पी तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, पृष्ठीय तरंगे हैं, या कोई भी नहीं है। चलो तो यहाँ पर क्या है, पी तरंगे क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, या सरफेस हैं। अब देखो जो अर्थक्वेक मतलब कि जो भूकंप है, भूकंप में 3 तरह की तरंगे होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है पी वेव मतलब पी तरंगे, फिर एस तरंगे, सेकंड नंबर की होगी एस तरंगे, और थर्ड होगी सरफेस वाली जिनको हम एल वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पी तरंगे कौन सी होती हैं। अब देखो कौन सी है यहाँ पर? ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, या फिर सरफेस है। तो इसका सही आंसर है पी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंगें। अब देखो हम इसको कैसे समझें? इसको हम समझते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी सी बच्चों के खेलने की स्प्रिंग आती है, बाज़ारों में मिलती है बच्चों के खेलने की स्प्रिंग। उसमें बहुत महीन महीन चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, उसको अगर हम खोलें तो वैसे दूर दूर तक जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ नोटेबल होती है, नोट करने लायक ये होती है कि जब हम इस चीज़ को खोलते हैं, है ना, हमने उसको फेंक कर खोला, तो क्या है कि कुछ तरंगे जो होती दूर होती हैं और कुछ तरंगे जो होती हैं वो ऐसे पास से होती हैं, फिर दोबारा से दूर हो जाती हैं, है ना, और फिर दोबारा से पास वाली हमारी वेव आ जाती है। तो ये जो दूर वाली जो होती हैं, है ना, जिनके अंदर गैप है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर गैप है। तो यहाँ की जो चूड़ियाँ हैं उन चूड़ियों में गैप है, तो उस वाली गैप में क्या उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, मतलब यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक पार्ट में एक्सपेंशन होगा और दूसरे पार्ट में होगा कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या है कि वो यहाँ पर पास आ गई, ऐसे पास आ गई। तो इसी तरह से ये जो पी वेव है ये भी प्रोपगेट होती है, मतलब कि चलती हैं। ठीक है ना, किस में चलती हैं ये हमारी पृथ्वी के अंदर चलती हैं, सॉलिड पार्ट में, लिक्विड पार्ट में, गैसियस पार्ट में। पी वेव की ये विशेषता है कि वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस पार्ट तीनों में चलती है। ठीक है, सॉलिड मतलब क्या हुआ? ठोस, तरल और गैस तीनों में चलती है। और जो सॉलिड में है उसमें जो उसकी स्पीड है यानी जो गति है वो सबसे तेज़ होगी, सबसे तेज़ गति है। लिक्विड में अगर वो चलेगी तो उसकी गति थोड़ी कम हो जाती है और गैस में गति और कम हो जाती है, लेकिन वो चलती ज़रूर है, वो तीनों पार्ट में चलती है। इसको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरह से पी वेव्स का प्रोपगेशन होता है अच्छे से और कैसा इसका डायग्राम बनता है कि हमारे अर्थ में इन्हीं वाली वेव्स जो मैंने आपको बताया ना, पी वेव, एस वेव और जो एल वेव है, सरफेस वेव है ना, इन्हीं वाली वेव्स के जो स्टडी करी गई है साइंटिस्टों के द्वारा, उसी से हमें हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर पता चला है कि उसके अंदर 3 लेयर्स हैं। ठीक है, और कौन सा लेयर जो है वो सॉलिड है, किस में मोल्टन मैग्मा है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें पता चला है कि 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं। तो ये सब हम हाई क्लासेस में अभी और आगे पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आंसर है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यह है प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट। देखो प्लेस इन द क्रस्ट, जहाँ पे कि मूवमेंट स्टार्ट होता है, भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ पर कंपन आरंभ होता है वह क्या कहलाता है। अब देखो कंपन आरंभ होता है, यहाँ मतलब क्या है कि यहाँ पर भूकंप की बात की जा रही है कि जब भूकंप आएगा तब उसकी कंपन्नता कहाँ से आरंभ होगी। तो चलो देखो अगर इसको डायग्राम से समझे ना कि यहाँ पे हमने अपनी पृथ्वी का वो वाला पार्ट लिया है कि जहाँ पर जो भूकंप है ना, भूकंप का ओरिजिन हुआ। तो हमने माना कि क्योंकि वो कहाँ से होता है, लिथोस्फेरिक प्लेट के पॉइंट से होता है, वहाँ उसके अंदर से होता है। तो जिस पॉइंट से भूकंप शुरू होगा तो ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा भूकंप शुरू हुआ, उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस बोलते हैं। अब उस फोकस से जो सबसे पास की जो जगह है ना, सबसे पास की जगह और ऊपर है, पृथ्वी की सतह पर है। सबसे बड़ी बात है कहाँ पर है, पृथ्वी की सतह पर है। तो इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र में भूकंप शुरू नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर उसकी सबसे पहले तरंग पहुँचती है। ठीक है,
अधिकेंद्र और फोकस में क्या अंतर है कि फोकस में भूकंप शुरू होगा, लेकिन अधिकेंद्र वो पॉइंट है पृथ्वी की सतह के ऊपर है और वो फोकस से एकदम पास वाला रीजन है। और कौन सा रीजन है? परपेंडिकुलर पर सबसे पास वाला रीजन है, पृथ्वी की सतह के ऊपर है, जहाँ पर हमें भूकंप सबसे पहले फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस पॉइंट के नीचे ही तो भूकंप शुरू हुआ है। सीधी सी बात है, जिस पॉइंट के एकदम नीचे भूकंप शुरू हुआ है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे एपी सेंटर। अब यहीं से, इसी वाले पार्ट से क्या होता है, यहीं से जो है वो तरंगे निकलती हैं, है ना। तरंगे कहाँ से निकल रही हैं? देखो यहाँ से। अब वो तरंगे यहाँ से निकली और दूर दूर तक फैलती चली गई। तो जब भी भूकंप आता है, आपने जो न्यूज़ में सुना होगा, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि इसका एपी सेंटर कहाँ पर है। एपी सेंटर मतलब क्या ढूंढते हैं कि फोकस कहाँ पर है, कि फोकस मतलब है कि वो वाला पॉइंट ढूंढा जाता है कि जहाँ से वो भूकंप की शुरुआत हुई। ठीक है, तो फोकस हो गया जहाँ से उसकी कंपन्नता आरंभ हुई, और एपी सेंटर हो गया वो जगह जहाँ पर सबसे पहले ये फील हुआ। अब ये फील कैसे हुआ? देखो, अब इसका अगर मैं फिनोमेना देखूं तो क्या है, यहाँ पर हमारी प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स हैं, कौन सी हैं? स्थल मंडलीय प्लेट हैं। एक प्लेट होगी हमारी ये वाली प्लेट और एक प्लेट हो गई ये वाली प्लेट। जब इन दोनों प्लेटों में क्या होता है? घर्षण होता है ना। घर्षण हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रही हैं, तब ये भूकंप का ओरिजिन होता है। ठीक है, और ये होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक प्लेट बाउंड्री। तो हम फोकस समझ गए, हम एपी सेंटर समझ गए, हम प्लेट बाउंड्री समझ गए। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा फोकस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मशीन बाय विच अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड। अब उस मशीन के बारे में पूछा है जिससे हम भूकंप को क्या करते हैं? नापते हैं। भूकंप का मापन किस यंत्र से होता है? तो यहाँ पर यंत्र की बात करी गई है ना, उस मशीन की बात करी गई, उसको क्या कहते हैं? अब देखो, उसको क्या एनीमोमीटर कहेंगे, सिस्मोग्राफ कहेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर कहेंगे या थर्मोमीटर कहेंगे? तो अभी जब मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो दूर दूर तक फैलती हैं, तो ये वही सिस्मिक वेव को नापने वाली मशीन यानी यंत्र को क्या कहेंगे? सिस्मोग्राफ कहेंगे। आपने देखा भी होगा कि सिस्मोग्राफ में इस तरह की रीडिंग आती है कुछ कभी कभी, है ना, देखा है आपने। आप YouTube पे जाकर देखिए, शॉर्ट वीडियोस में देखिए, वहाँ पर ऐसी ही रीडिंग्स जो हैं वो आ रही हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा वहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर हमने जो कौन सी पढ़ी थी? एस वेव, पी वेव और एल वेव, है ना, या फिर सरफेस वेव। इन्हीं वेव्स के जो स्टडी करी है साइंटिस्टों ने, है ना, उसी को सिस्मोग्राफ जो है अपना ग्राफ बनाता है, उनको पढ़ करके, और ये पता लगाता है कि कहाँ पर ओरिजिन है, इनकी मैग्नीट्यूड कितना है, इनकी इंटेंसिटी कितनी है। और इन्हीं वेव की स्टडी करके जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पता लगाया है कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी लेयर्स कितनी है, उन लेयर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है ना, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सभी को अच्छे से याद रखना है ये वाली बात कि सिस्मोग्राफ क्या है और क्या करता है। ये सिस्मिक वेव्स को नापता है और एक पूरा ग्राफ बना लेता है। ठीक है, और कौन सी वेव्स होती हैं? ये वाली वेव्स होती हैं। अब इसके दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। एनीमोमीटर में क्या है? एनीमोमीटर में है ये वो वाला मशीन है जिससे हम लोग विंड की स्पीड, ठीक है, विंड मतलब होता है पवन की गति को नापते हैं। सिस्मोग्राफ हमने पढ़ लिया है, आंसर यही है हमारा। अब यह है स्फिग्मोमैनोमीटर, ये वो वाली मशीन है जिससे कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? पेशेंट का ब्लड प्रेशर नापता है इसी वाली मशीन से। ठीक है, थर्मोमीटर आप सभी को पता होगा, इसे तो टेम्परेचर यानी तापमान नापा जाता है, जो कि हमारे फीवर वगैरह, बुखार वगैरह नापने के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसवर्स वेव। तो ऊपर हमने कौन सी पढ़ी थी? पी वेव पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? पी वो होती? नहीं, पी तो नहीं होती, वो तो हमने पढ़ ली, वो तो लॉन्गिट्यूडनल है। ये है, इसका सही आंसर है एस वेव। ठीक है, एल वेव नहीं है। एल वेव वो वेव हैं जो कि हमारी पृथ्वी की सतह पर हमें फील होती हैं। ठीक है ना, उसे डैमेज वगैरह देखा जाता है। तो अब एस वेव के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 वेव हैं, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव या एल वेव। ठीक है, अब हम एस वेव पढ़ रहे हैं। तो वो कौन सी है? ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगें पढ़ रहे हैं। अब देखो, आपने देखा होगा कई बार
कि जब हम कभी तालाब वगैरह के आसपास बैठते हैं, है ना, तो मानो कोई तालाब है बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 पत्थर पड़े हुए हैं, ये आपने कई बार करा भी होगा बचपन में। तो कभी कभी मन करता है कि पत्थर उठा के फेंक दो इस तालाब के पानी के अंदर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सुंदर सी तरंगे देखने को मिलती है उसके अंदर। जैसे एक छोटी सी तरंग आई पत्थर फेंकने पर, ठीक है, फिर एक और आई, फिर एक और तरंग आई, फिर एक और तरंग आई, ठीक है। तो ये वही तरंगे हैं। ये हमने इसको ऐसा समझने के लिए एग्जाम्पल लिया है अपनी डेली लाइफ से। तो ये पत्थर हमने यहाँ पर फेंका, तो क्या हुआ, सबसे पहले पानी की बीच वाली तरंग आई, फिर सेकंड वाली आई, फिर ये आई, फिर ये तरंग आई, फिर ये तरंग आई, है ना। और वो चारों दिशाओं में तरंग जो है वो घूमती है चारों दिशाओं में, है ना। और उसमें जो तरंग में क्या होता है, विशेषता क्या होती है कि वो ऐसे उठी उठी लहरें होती हैं, ऐसे उठी उठी लहरें। पानी इस तरह से चलता है, आगे की तरफ पानी चलता है ना, ऐसे ऐसे पानी जो है वो चलता रहता है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में चलता रहता है। तो ये हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल से। ये ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंगों का सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन वेव्स का प्रोपगेशन कैसे होता है, ऐसे, ये, ठीक है, वो जाती है इस डायरेक्शन में, जाती है ऊपर नीचे और ऊपर नीचे, ठीक। तो अब ये कभी मत भूलना कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है यानी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये है एस वेव। अब जो एस वेव होती है ना, वो हमारी पृथ्वी के सॉलिड पार्ट में मूव होती हैं, उन्हीं से गुजरती हैं ये, इनकी ये विशेषता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। भूकंप की तीव्रता, यहाँ पे तीव्रता की बात करी गई, यानी मैग्नीट्यूड की बात करी गई है, वो किस स्केल पर मापी जाती है, किस स्केल पर नापी जाती है, मर्कैली स्केल, रिक्टर स्केल, दोनों या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने के लिए कि रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल ये दोनों ही भूकंप को नापने में यूज़ होता है, लेकिन जो रिक्टर स्केल है ना उसमें हम लोग नापते हैं मैग्नीट्यूड को, ठीक है, और मर्कैली स्केल में नापते हैं हम लोग इंटेंसिटी को। बहुत कम बच्चों को इनमें डिफरेंस पता होगा। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा वहाँ रिक्टर स्केल लिखना है, और जहाँ इंटेंसिटी पूछी जाएगी वहाँ मर्कैली स्केल आंसर है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड से क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है कि यहाँ पर जो सिस्मिक वेव हमारी निकलती है ना, यहाँ पर सिस्मिक वेव्स को मेजर करा जाता है, उनको नापा जाता है, और फिर जाके उसकी तीव्रता को देखा जाता है, किसमें, रिक्टर स्केल में। लेकिन मर्कैली स्केल में क्या होता है कि जो हमारी ज़मीन पर, जो हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट गई, बड़े बड़े घर टूट गए, फैक्ट्रियाँ टूट गई, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए, उन नुकसानों का जो अंदाज़ा लगाया जाएगा उसकी इंटेंसिटी को देखा जाएगा मर्कैली स्केल पर। तो समझ में आया कि अगर इंटेंसिटी कम है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि बहुत ही थोड़ा सा ही सामान टूटा है ना, छोटा मोटा सिर्फ क्रैक वगैरह आ गया। लेकिन अगर बड़ा भूकंप आया तो क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बांध टूट गए, ये हो गया वो हो गया। तो उससे उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर बहुत ही कम छोटा सा नुकसान हुआ है इसका मतलब, ठीक, तो अगर छोटा नुकसान हुआ है तो भूकंप की इंटेंसिटी कम है, ठीक है ना, भूकंप यानी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम है। लेकिन अगर बड़े बड़े नुकसान हो गए, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि भूकंप की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। अब ये जो नुकसान हमें आँखों से दिखता है उसको मर्कैली स्केल पे नापा जाता है, ठीक है। और रिक्टर स्केल में क्या है, हम सिस्मिक वेव को यहाँ पर रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कौन से रिक्टर स्केल पर, 2 पर, 3 पर, 5, 6, 7 कौन से स्केल पर आया है, कि किस मैग्नीट्यूड से वो भूकंप यहाँ पर आया है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यहाँ पर ये पूछा गया है, भूकंप की या फिर वोल्केनो ज्वालामुखी की, लैंडस्लाइड की, या फिर सभी की। तो अब देखो ये क्वेश्चन तो आप अपने लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या भूकंप का किसी को पता होता है कि आज की डेट में आएगा, इतने बजे आएगा, उस तारीख को आएगा, उस सन में आएगा, कभी किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। अचानक से भूकंप आता है और ये क्या बन जाती है, हमारी न्यूज़ की हेडलाइन बन जाती है कि वहाँ भूकंप आया, वहाँ एकदम से ऐसा हो गया, है ना, पूरी जनता तबाही हो गई। तो ये सब अचानक ही होता है, ठीक है।
अब देखो अर्थ के मूवमेंट जो हमने आपको बताए थे, मतलब जो पृथ्वी की जो गतियां हैं, है ना, पृथ्वी की गतियां दो तरह की होती हैं। एक होती है एंडोजेनिक मतलब कि अंतर्जनिक बल, और दूसरी होती है एक्सोजेनिक बहिर्जनित बल। तो ये एंडोजेनिक वाला है, ठीक है, जो अंदर से फोर्सेस आ रही हैं। तो इसमें भी दो पार्ट थे, एक था सडन वाला मतलब आकस्मिक, आकस्मिक हो गया, और एक हो गया दूसरा वाला डायस्टोइक पटल विरूपण बल, ठीक है। तो यहाँ पर सडन मतलब आकस्मिक की बात की जा रही है, किसकी, आकस्मिक वाले की, जो अचानक से आ गया। तो उसमें अचानक से आने वाला अर्थक्वेक होता है, अचानक से ही ज्वालामुखी फूटते हैं, किसी को पता थोड़ा होता है कि वहाँ का ज्वालामुखी कब फटेगा, कभी नहीं पता होता, ठीक। और तभी इनमें तबाही कितनी होती है, बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कितनी तबाही हुई, ठीक है ना। सालों लग जाते हैं उस देश को, वहाँ की जनता को बेसिक अम्यूनिटीज़ देने में, बेसिक सुविधाएं देने में, ठीक। तो वोल्केनो का भी पता नहीं होता। और ऐसे ही लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़े दिनों पहले उत्तराखंड मतलब भूस्खलन हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। क्या तबाही हुई थी आपको भी पता है। और अभी भी उत्तराखंड जो है इसी खतरे का सामना कर रहा है। अब हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अगला भूस्खलन कब होगा, जो कितना भयंकर तबाही लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कि हमें किसी का नहीं पता, इनमें से कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंग के अपरदन से बनती हैं। तो हमने डिटेल में चैप्टर पढ़ाया था, उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि समुद्री तरंगें कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। अब उन स्थलाकृतियों में अपरदन और निक्षेपण दो प्रोसेस होते हैं यहाँ पर। उन दोनों प्रोसेस से अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ क्या पूछा है कि कौन सी अपरदन से बनाई जाती है। अपरदन का मतलब हो गया इरोजन से बनाई जाती हैं। इरोजन से बनाने वाली का सही एग्जाम्पल है यहाँ पर सी, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर लिखा है नॉट। तो नॉट है, इसका मतलब कौन सी नहीं है। देखो क्लिफ हमने पढ़ा था कि इरोजन से बनती है, लेकिन बीच नहीं बनती। बीच हमेशा डिपोजिशन मतलब निक्षेपण से बनती है। समुद्री गुफा भी इरोजन से बनती है, और स्टैक जो है वो भी इरोजन मतलब अपरदन से बनती है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्का सा। देखो मानो कि ये समुद्र है, और समुद्र में ये बहुत बड़ा पत्थर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्र की लहरें आ रही हैं, ऐसे लहरें आ रही हैं, खूब सारी लहरें आ रही हैं। तो ये उसको काटती रहेंगी, इस एरिया को काटा काटा काटा, है ना, उखाड़ उखाड़ के इसके पत्थर ले गई, इरोजन कर दिया, अपरदन कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस एरिया में धीरे धीरे एक गुफा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे समुद्री गुफा। तो अब ये काटने से बनी है, ठीक है, तो ये होगी समुद्री गुफा। अब कुछ समय बाद क्या होगा, क्योंकि वेव तो आती रहेंगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे और काटेंगी, तो यहाँ पर आर पार दिखने लग जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारा जो समुद्री जो होते हैं ना मेहराब जो होते हैं, सी आर्चिज, तटीय मेहराब जिसे हम बोलते हैं, सी आर्चिज बन जाएंगे। कि यहाँ पर अभी एक आर्च बन चुकी है, बस ये वाला स्ट्रक्चर बचा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बचा है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद ये और काटती रहेंगी, तो ये वाला पार्ट काट देंगी, ये वाला पूरा पार्ट। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सेस स्टेक्स बचेंगे, ठीक है, ऐसे खड़े खड़े स्टेक बचेंगे। तो ये भी किससे हुआ, अपरदन से हुआ। तो हमने समझ लिया। लेकिन जो बीच होती है ना, तो बीच में क्या होता है, जब समुद्री लहरें आती हैं, जिनको समुद्री पुलिन बोलते हैं, तो वहाँ से वो ऐसी इन्हीं वाले जो बड़ी बड़ी जो शैलें होती हैं, रॉक होती हैं, वहाँ पर उनकी मिट्टी लाती रहती हैं वो, ठीक है, उनकी मिट्टी लाती रहती हैं। और हमारे जो बीच होते हैं यहाँ पर डिपॉजिट मतलब निक्षेपण करती हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बीच। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। देखो फिर से आकस्मिक पूछा है, आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो वोल्केनो होती है, अभी हमने पढ़ी है, ज्वालामुखी आकस्मिक ही फटते हैं, ठीक है ना। ये फोल्डिंग नहीं होती, फ्लड प्लेन नहीं होती, लीवीज नहीं होती। तो इसका सही आंसर है ये। और ये बाकी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ा रखी हैं, तो आप जाइए और डिटेल वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। अब देखिए, अब है डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, हिमनद की निक्षेपण विशेषता। यहाँ पे क्या पूछा है, डिपोजिशन मतलब हो गया निक्षेपण, और क्या पूछा है, ग्लेशियर का। तो ग्लेशियर का
डिपोजिशनल वाला फीचर कौन सा है? तो वो देखो फ्लड प्लेन तो नहीं है, ये तो रिवर वाले उससे बनते हैं, मतलब नदी बनाती है इनको। और बीच क्या बनती है? बीच बनती है हमारी समुद्री तरंगों से बनती है। इसी तरह से सी आर जी भी समुद्री तरंगों से बनती है। तो इसका सही आंसर है मोराइंस, मतलब बड़े बड़े जो हिमोड होते हैं। अब देखो इसको अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक छोटा सा, जल्दी से समझ लेते हैं इसको, कि यहाँ पर एक मानो ग्लेशियर चल रहा है ऐसे नीचे नीचे नीचे, ठीक है। अब ग्लेशियर बहुत भारी होते हैं, आपको पता है, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, पानी के बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना, हिमनद जो है। तो वो हाँ यहाँ पर बहुत भारी भारी बर्फ़ जमी होती है। तो जब वो नीचे की तरफ खिसकते हैं ना, तो खिसकते हुए अपने जो आसपास की मिट्टी है, ठीक है, क्या है, आसपास की जो मिट्टी है वो उसको उखाड़ते उखाड़ते लेकर आ जाते हैं ये ऐसे, ठीक है। अब डायग्राम में ये छोटा लग रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनको हम अपने डेली लाइफ में अगर और समझे तो हम समझ सकते हैं बक्से से, कि मानो एक बहुत बड़ा बक्सा है, ठीक है। क्या है? एक बहुत बड़ा और बहुत भारी बक्सा है, उसके अंदर बहुत भारी भारी सामान भरा हुआ है। तो अगर कोई इंसान उस बक्से को खिसकाएगा तो उसके जो चारों तरफ जो मिट्टी आएगी लगकर, ठीक है, उसके चारों तरफ जब मिट्टी लग कर आएगी तो हम इस चीज़ को इस वाले हिमोड से रिलेट कर सकते हैं कि जब ये नीचे की तरफ खिसका तो इसके चारों तरफ क्या आ गई? यहाँ पर मिट्टी लग कर आ गई, सेम उसी प्रोसेस से जैसे हमारे बक्से से लग कर आई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है मशरूम रॉक। अब यह है मशरूम रॉक, छत्रक शैल पाई जाती हैं। अब छत्रक शैल है डेजर्ट में, रिवर वैली, ग्लेशियर या सी कोस्ट। देखो रिवर वैली के जितने भी कार्य हैं, जो भी स्थलाक करती हैं, हमने डिटेल में पढ़ा रखी हैं, ग्लेशियर की पढ़ा रखी हैं, सी कोस्ट की पढ़ा रखी हैं। तो इसका सही आंसर है डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान। छत्रक शैल रेगिस्तान में बनती है। छोटा सा आपको समझा देती हूँ कि मानो कोई रॉक है यहाँ पर, तो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो भारी भारी कण हैं, मोटे मोटे कण, ठीक है, हवा के, तो धूल भरे मोटे मोटे कण नीचे की तरफ आते हैं, और जो महीन छोटे छोटे होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। तो बाद में जाके लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर क्या बन जाती हैं? छत्रक शैल बन जाती है इस तरह की। चलो तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम बाद, बहुत ज़्यादा लंबे समय बाद क्या होगा कि यहाँ पर ऐसी शेप बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पर क्या थे? बड़े बड़े रेत के दाने थे, भारी भारी, तो जिन्होंने नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा काट दिया है ना। दिशाएं जो हवाएं जो हर दिशा से आती हैं, तो नीचे वाले पार्ट को काट दिया और ऊपर वाले पार्ट को कम काटा। तो अब इसको ज़्यादा काटा तो इसकी शेप कैसी बन गई? ऐसी बन गई मशरूम जैसी, जो हम मशरूम खाते हैं सब्जी वब्जी बना के, है ना, यहाँ बर्गर वगैरह में खाते हैं मशरूम को। तो इसकी ऐसी शेप बन गई, तो उसको हमने बोला छत्रक शैल। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन। यहाँ पे क्या पूछा है? चाप झील पाई जाती है ग्लेशियर में, रिवर वैली, डेजर्ट या फिर प्लेट्यू, पठार में। कहाँ पाई जाती है? ऑक्सबो लेक। ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि ये रिवर वैलीज, नदी घाटी में पाई जाती हैं। देखो उसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, कि मानो कोई नदी चल रही है। देखो इसको इससे बना लेते हैं। अगर कोई नदी चल रही है ऐसे, ठीक है, नदी आ रही है झूमती हुई। अब यहाँ पर वो क्या करेगी? अपनी जो उसकी मेंडरिंग है, मेंडरिंग ये यहाँ पर ऐसे एक काट कर यहाँ पर एक झील बना लेगी, ठीक है। लेकिन वो अपना रास्ता वैसा का वैसे ही रखेगी जिस रास्ते से वो आ रही है, बस एक झील को अलग काट कर निकाल देगी, ठीक। तो ये होती है ऑक्सबो लेक। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है बेगूसराय में, ठीक है। बेगूसराय कहाँ पर है? बेगूसराय है बिहार में। तो बिहार के बेगूसराय में पूरे एशिया की, ठीक है, फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। कौन सी है? फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में साथ की साथ। तो ये नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। और इस झील का नाम क्या है? कांवर झील। कौन सी है? कांवर झील, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये भी इरोजन और डिपोजिशन यहाँ पे प्रोसेस होते रहते हैं, उनसे बन जाती है। एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये, बेगूसराय बिहार में, कांवर झील। चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिवर ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे क्या लिखा है? जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित होती है तो वह कहलाती है ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, मेंडर या ऑक्सबो लेक। तो इसका सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। क्या है? वितरिका। क्या है? वितरिका। अब देखो हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर क्या है, कोई नदी है ऐसे जा रही है, ठीक है,
अब वो जब वो नदी जा रही है तो शुरू में जो उसको ज्वाइन करेंगी, उसके साथ जो जुड़ जाएंगी, तो वो होती हैं उसकी सहायक नदियाँ, उनको बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ पर होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती हैं जो कि यहाँ से अलग अलग बट जाती हैं। ये उस नदी की ओल्ड स्टेज में होती है। हमने आपको पढ़ाया था ना कि नदी की 3 स्टेज होती हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। तो ये वही है। यहाँ हम डिटेल वाली में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर डेल्टा भी बनता है, इधर की तरफ इधर डेल्टा बनता है। तो वही है ना, उसी के पास वाले रीजन में उससे पहले ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि वितरिकाएँ होती हैं। नदी जो होती है ये अलग अलग वितरिका बना लेती है समुद्र में गिरने से पहले। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय वर्क ऑफ विंड। पवन के कार्य द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं? अब यहाँ पर पवन के कार्य पूछे हैं। ठीक है। पवन मतलब विंड के कार्य, कि विंड भी कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनाती है। क्या वो लॉयस बनाती है, सैंड ड्यूज बनाती है, मशरूम रॉक बनाती है, या ऑल ऑफ द अबव बनाती है? तो वो सारे बनाती है। विंड मतलब हवा। जी हाँ, हवा भी हमारी पृथ्वी की सतह पर स्थलाकृति बनाती है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में क्या होता है कि बड़े बड़े यहाँ पे ऐसे रेत के टीले होते हैं, होते ही नहीं होते रेत के टीले। और ये जो टीले होते हैं, रेत के जो टीले हैं, ये क्या करते हैं कि कभी यहाँ बन गए, फिर कभी वहाँ बन गए। जिस दिशा में धूल उड़ती है ना, जिस दिशा में धूल उड़ती है तो वहाँ पर ये रेत ले जाते हैं और वहाँ जाके इस रेत को गिरा देते हैं और वहाँ पे क्या बन जाता है? रेत के टीले बन जाते हैं। तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला सैंड ड्यूम्स, बालू टिब्बा। ठीक है। लेकिन अगर यही हवा चल रही है, हमने माना, ठीक है, हवा चल रही है, लेकिन अगर वो महीन महीन कण लेकर जाएगी, ठीक है, महीन बालू लेकर जाएगी, महीन रेत लेकर जाएगी, हल्का रेत लेकर जाएगी और बहुत लंबे स्थान को कवर करके बहुत लंबी दूरी पर इन महीन कणों को क्या करेगी? फेंक देगी। तो उसको लॉयस बोलेंगे, जो कि किस में है? चीन में पाया जाता है लॉयस। ठीक है। अब मशरूम रॉक तो आपने पढ़ ही लिया है कि वो भी किससे होता है? पवन का ही एक स्थलाकृति है, पवन के द्वारा बनाई गई। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन द यूएसए एंड कनाडा? तो इसका आंसर है नियाग्रा फॉल। तो उससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? उससे पहले हमने पढ़ा था विक्टोरिया फॉल। लेकिन यहाँ पर पूछा है यूएसए, सॉरी, एंजल वाटरफॉल पढ़ा था। एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में, जो कि साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। और ये है यूएसए और कनाडा पर, ये है नियाग्रा। ठीक है। नियाग्रा वाटरफॉल किस किस के बॉर्डर के बीच में है? यूएसए और इसमें। अगर विक्टोरिया को देखें तो विक्टोरिया है ऑन द बॉर्डर ऑफ द जिम्बाब्वे और जाम्बिया। ठीक है। अफ्रीका में है ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं, ये कहाँ पर है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया अफ्रीका में है। और कुंचिकल मैंने आपको बता दिया कि कुंचिकल कौन सा है? हमारे देश में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में। हमारे देश का सबसे ऊँचा है ये। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और बच्चों को भी ज़रूर बताइए। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। उन बच्चों को बताइए जिन्हें और पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जिनके पास पैसे नहीं है। देखो, पैसा हर किसी के पास नहीं होते। ठीक है ना, हम समझ सकते हैं ये सारी बातें। तो उन बच्चों को ज़रूर बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।